हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातें करी थी अणुसंघ गुणधर्म के तीसरे टॉपिक के बारे में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं अणुसंघ के गुणधर्म के चौथे टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो पहला आपको जो सिखाया गया था वो क्या था? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और दूसरा जो सिखाया गया वो क्या था? क्वथनांक में उन्नयन। और तीसरा टॉपिक क्या था हमारा? हिमांक में अवनमन। ठीक, और आज हम लोग लास्ट टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं, यानी कि परासरण दाब के बारे में। ठीक है, चलो अच्छा हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले जो है परासरण दाब सीखने के पहले हम लोगों को कुछ चीजें जो है और सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पर पहला लिखा हुआ हमारा विसरण यानी डिफ्यूजन, और परासरण यानी कि हमारा ऑस्मोसिस। इन दोनों के बारे में पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग परासरण दाब के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है किसके बारे में? विसरण के बारे में। ठीक है, तो चलो अच्छा अब जरा बता दो कि विसरण क्या होता है? विसरण, ठीक है, ये सब क्या बोलोगे? विसरण किसे कहते हैं? ठीक है, किसी को पता हो तो जवाब दे सकता है। चलिए अच्छा, अब हम बताते हैं आप लोगों को, थोड़ी चीजों को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अब विसरण का क्या काम होता है वो समझ लो ध्यान से। आप लोगों ने घर में थोड़ा सा प्रैक्टिकल कभी ना कभी किया होगा। ठीक है, कि जैसे मान लो जब हम लोग स्कूल जाते हैं और हमारी जो ड्रेस हुआ करती थी, ठीक, व्हाइट ड्रेस, और उस ड्रेस को हम लोग क्या करते थे? कलर किया करते थे, यानी नील किया करते थे उसमें। ठीक, जब हम लोग नील किया करते तो आप लोगों ने थोड़ी चीजों का ध्यान कभी दी हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं विसरण। अब कैसे काम में आता है तो वो समझते हैं जरा थोड़ा ध्यान से। ठीक, तो आप लोगों को ध्यान देना, जैसे कि चलो माने यहाँ पर क्या कर लिया, ऐसे आपने क्या कर लेना, कोई एक बर्तन ले लेना। ठीक, इस बर्तन में साफ पानी भर देना है, समझना बात को ध्यान से। ठीक, इस बर्तन में आपने क्या कर देना, साफ पानी भर देना है। ठीक, अब जैसे आप इसमें साफ पानी भर के तैयार करोगे, ठीक, उसके बाद में आपने इसमें क्या करते हैं, बोलो जरा ध्यान से। ठीक, इसमें आप क्या डालोगे? नील डालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो जो उजाला की नील आती है ना, वो डालना जब स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई देंगी। ठीक, अब उन चीजों पे आप लोग बड़ा गौर से ध्यान देना। ठीक है, चलो देखो क्या हो सकता है वो चीजें, देखिए जरा ध्यान से। देखो, अब सबसे पहले चलो हमने क्या किया, मान लो आपने एक बूंद ली। ठीक, इस तरीके से आपने क्या करी, एक नील की बूंद ली। थोड़ा सा दिमाग लगाना कोशिश करना ध्यान से। ठीक, जैसे ही आप लोग साफ पानी में नील की बूंद डालते हो, घर में थोड़ा प्रैक्टिकल करना, ठीक है, मजा आएगा। अच्छा, जैसे ही तुम नील की बूंद डालोगे उसमें ना, तो वो जो बूंद होती है वो बड़ा लहराते लहराते मस्त एकदम कहाँ की तरफ जाती है? नीचे की तरफ जाती है। ठीक, उसको हाथों से नहीं हिलाना। अब ये सब क्या करना, बूंद बूंद करके तुम्हें नील को डालना है। अब जैसे जैसे नील को बूंद को डालोगे तो वो जो बूंद होती है वो बड़ी लहराते हुए कभी इधर कोने में जाएगी, कभी उधर कोने में जाएगी ना, ऐसे घूमती रहती है। ठीक, और कुछ टाइम के बाद में जब हम लोग क्या करते हैं, उसमें कपड़ा भिगोने वाले होते हैं तो उसके पहले हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसको हाथों से अच्छे तरीके से घोल देते हैं। क्यों घोल देते हैं उसका कारण भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दो। जैसे ही आपने यहाँ पर बूंद को डाला, ठीक, अब जिसको बूंद को जैसे ही आप लोग यहाँ पर डालोगे तो ये जो बूंद है जिस जगह पे गिर रही है, बात को समझना ध्यान से। यहाँ पर आपने क्या ले लिया है? पानी। और आप लोग पानी को बोल सकते हो कि ये अभी आपका क्या था? शुद्ध विलायक था। बात को समझना जरा ध्यान से, शुद्ध विलायक था। ठीक, अब यहाँ पे आपको ध्यान दिया, जैसे ही आपने यहाँ पर ये बूंद डाली, अब ये बूंद जो है वो इस तरीके से धीरे 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 क्या हो जाएगी? घुलना स्टार्ट होगी। बहुत समझना, ये जो बूंद है यहाँ पर क्या होगी? घुलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, अब जैसे ये बूंद यहाँ पर घुलना स्टार्ट होगी तो अब ये चीज समझो, जो केवल आपका प्योर क्या था? शुद्ध विलायक जो था, अब वो धीरे धीरे किस में बदलने लगेगा? विलयन में। समझ में आया? विलयन में क्यों बदल रहा है? क्योंकि ये विलायक हो गया और आपने नील की बूंद के रूप में क्या मिला दिया? विलय मिला दिया। ठीक, और जब ये दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, विलायक और विलय, तो क्या बनकर तैयार होता है? हमारा विलयन। ठीक, अब ये चीज समझो, जैसे यहाँ पर अब इतनी जगह पे, मान लो यहाँ पर इतनी जगह पे केवल अभी ये घुली है, क्योंकि इतनी जगह पे तो बूंद अभी गिरी है। ठीक, अभी पूरे पानी में घुली नहीं, कुछ इस तरीके से बूंद जो है वो क्या हो गई? घुल गई। ठीक, अब जिस जगह पे ये बूंद गिरी है, समझना बात को, केवल इतनी जगह पे। ठीक, अब इस जगह की अगर हम आपसे क्या पूछे? सांद्रता पूछे, समझना बात को ध्यान से। ठीक, इस जगह की अगर आपसे कोई पूछे सांद्रता, तो बताइए जरा सांद्रता जो है वो उच्च होगी या निम्न होगी? बजाय किसके? यहाँ पे मान लो इस कोने में, अगर यहाँ कहीं पे अगर हम आपसे कोई सांद्रता की बात करें तो यहाँ कहीं पे भी क्या होगी? सांद्रता होगी। ठीक, अब इस सांद्रता पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए जरा ध्यान से। क्या कि ये जगह की जो सांद्रता है, इस जगह पे देखो दोनों चीजें मिल चुकी हैं, यानी कि विलायक भी है यानी शुद्ध पानी भी है, और नील की बूंद के रूप में विलय भी है। समझना बात को ध्यान से। ठीक, तो इस जगह पे दोनों चीजें हो गई, तो यहाँ की सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, जबकि यहाँ पर अभी ध्यान से देखो तो केवल और केवल शुद्ध विलायक है। क्या है? शुद्ध विलायक। और शुद्ध विलायक की सांद्रता बहुत ज्यादा नहीं होती। सांद्रता का मतलब शुरुआत में ही आपको सिखा दिया गया था, होता है गाढ़ापन। सांद्रता का क्या मतलब होता है? तो गाढ़ापन।
ठीक है। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें मिल गई तभी तो गाढ़ा हुआ, ठीक। यहाँ पे तो कोई भी नहीं, अभी केवल और केवल शुद्ध विलायक है, तो यहाँ की सांद्रता क्या होगी, निम्न होगी। समझो बात को ध्यान से, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो क्या कि इस जगह की जो सांद्रता है वो कैसी है, उच्च है, ठीक। और यहाँ की जो सांद्रता है वो कैसी है, निम्न है। बात समझना जरा ध्यान से, ठीक। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, थोड़ी देर बाद में तुम्हें पता चलेगा क्या कि यहाँ पर जो है वो ऐसे 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 चारों तरफ जो है वो क्या होती जाएगी, नील की बूंद फैलती जाएगी। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि तुम्हारे पूरे के पूरे विलयन की सांद्रता एक समान ना हो जाए। यानी नील तब तक घुलती रहती है जब तक कि पूरे के पूरे विलयन की, अगर हम सांद्रता की बात करें, एक समान ना हो जाए। तो बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। आई होप आप लोगों को खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर आप लोग चाहो तो ये प्रैक्टिकल घर पे भी कर सकते हो, बड़ा आसान सा काम है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान करके रख लेनी है। यानी आपको अगर इसकी परिभाषा के लिए बोलोगे तो क्या बोलोगे कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, क्या बोलोगे, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या बोलना है कि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या बोलोगे, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलेय के कण, अब देखिए जरा यहाँ पे सांद्रता कैसी है, उच्च, यानी इस जगह की सांद्रता क्या, उच्च, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, ठीक। वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। बात समझिए जरा ध्यान से। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या कि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलेय के कण, जिसमें विलेय के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर तब तक गति करते हैं, तब तक गति करते हैं जब तक पूरे विलयन की, जब तक पूरे विलयन की सांद्रता एक समान नहीं हो जाती। ठीक है, विसरण कहलाता है। फिर से एक बार पढ़ लो जरा ध्यान से, क्या बोलो, क्योंकि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलेय के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर तब तक गति करते हैं जब तक पूरे विलयन की सांद्रता एक समान नहीं हो जाती। मतलब ये नील की जो आपने बूंद इसमें डाली है पानी में, वो नील की बूंद उस पानी में तब तक घुलती रहेगी जब तक कि पूरे के पूरे विलयन की सांद्रता जो है एक समान ना हो जाए, ठीक। और अगर सांद्रता एक समान नहीं हुई तो कपड़ों में बड़ी अच्छी तरीके से नील नहीं होने वाली है, ठीक। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि नील को डाल दो और उसको हाथों से घोलो ना, और उसमें तुरंत कपड़े भिगो दो, और कपड़े जब निकाल के सुखाते हो तो लगता है कि यार किसी जगह पे धब्बे धब्बे से बन गए हैं, ठीक। वो धब्बे बनने का कारण सिर्फ इतना ही होता है कि उसमें जो है आपने विलयन की सांद्रता एक समान नहीं करी है, ठीक। आई होप आप लोगों को चीजें बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया हो कभी, ठीक है, क्या कि कमरे में जला दो अगरबत्ती। बात को समझना जरा ध्यान से, ठीक। आपने क्या किया कि कमरे में अगरबत्ती जला दिया, ठीक है। अब जब आप कमरे में क्या जलाते हो, अगरबत्ती जला देते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप कमरे में अगरबत्ती जलाते हो तो इस तरीके से कुछ जो है उसकी खुशबू उड़ती है चारों तरफ। क्या होगी, खुशबू चारों तरफ ऐसे ऐसे उड़ती है, ठीक। और जिस कमरे में ये खुशबू मतलब जो अगरबत्ती जो है वो जलाई जाती है उस जगह पे खुशबू ज्यादा आती है। बात समझ आ, ठीक। जिस जगह पे जो है वो अगरबत्ती को जलाया जाता है तो वहां पे धुआं जो होता है उसका जल्दी पहुंच जाता है, ठीक। मतलब उस जगह पे ज्यादा खुशबू आती रहती है, ठीक। लेकिन धीरे 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 वो जो धुआं होता है अगरबत्ती का, जो अगरबत्ती की खुशबू होती है वो पूरे के पूरे कमरे में, या बोल सकते हो पूरे के पूरे घर में फैल जाती है, ठीक। वो कारण क्या है कि जिस जगह पे आपने जलाई थी उस जगह पे उसकी सांद्रता धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ गई। अब सांद्रता कैसे बढ़ गई, तो आप बोल सकते हो कि विलायक के रूप में वायु है, क्या है, वायु, ठीक। और विलेय के रूप में क्या हो गई,
अगरबत्ती का धुआं, मान लिया, ठीक। अब जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा, विलयन, और विलयन जो बनेगा तो जिस जगह पे विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती जाती है उस जगह पे वो सांद्रता बढ़ती जाती है, ठीक। तो इसमें भी आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो है वो विलेय के जो कण है उच्च सांद्रता के कहाँ की तरफ, निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। बस यही हमारा क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक। ऐसा हम भी थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों से थोड़ा बहुत ज्यादा ज्ञान जो है वो हमारे पास है, इसलिए हम आपको अपना ज्ञान जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास ज्ञान थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों से है, तो यहाँ पे सांद्रता ज्ञान की जो है वो थोड़ी सी उच्च है, और आपके पास में जो है केमिस्ट्री का ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, बाकी दुनिया भर का ज्ञान तो आप लोगों के पास में खूब भरा पड़ा है ना, तो चीजें समझ सकते हो आप, ठीक। तो वो जो हमारे पास में केमिस्ट्री का थोड़ा सा आप लोगों से ज्ञान ज्यादा है, तो उसकी सांद्रता जो है वो हमारे पास में क्या है, उच्च है, और आपके पास में थोड़ा सा ज्ञान कम है, इसलिए सांद्रता क्या है, निम्न है। यानी हम अपने ज्ञान के कणों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो ये एक प्रक्रिया जो है हमारा ज्ञान आप तक पहुंचने का, वो कौन सी प्रक्रिया है, तो विसरण की प्रक्रिया है, ठीक है। अब आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे परासरण के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, परासरण के बारे में, ठीक है। अच्छा, परासरण के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी बातें सीख लेनी है, किनके बारे में, तो झिल्लियों के बारे में, ठीक। यानी कि जो झिल्लियां होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। झिल्लियां का मतलब क्या हो गया, तो झिल्लियां जो होती हैं, जैसे चाय छन्नी आपने देखी होगी, ठीक, आटा छानने वाली चलनी देखी होगी, तो ये सब एक प्रकार की क्या है, झिल्लियां ही हैं, ठीक। तो अब उन झिल्लियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं कि झिल्लियां जो है वो कितने प्रकार की होती है, क्योंकि झिल्लियों से ही हम लोग क्या सीख पाएंगे, परासरण के बारे में सीख पाएंगे, ठीक। तो झिल्लियां जो है वो वैसे मेनली 3 प्रकार की होती हैं। आप लोग बोल सकते हो क्या, पारगम्य झिल्ली, ठीक है, एक हो गई आपकी क्या, पारगम्य झिल्ली, और एक हो जाएगी आपकी क्या, अपारगम्य झिल्ली, ठीक है। और एक जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी क्या, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक, जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अच्छा, अब हम बात करें किसको लेकर, सबसे पहले तो पारगम्य झिल्ली। तो पारगम्य झिल्ली को कैसे बोलोगे, तो आप लोगों को ध्यान से सुन लेना है क्या, कि ऐसी झिल्लियां, क्या बोलोगे, कि ऐसी झिल्लियां जिनमें से विलयन के सभी कण, विलयन के सभी कण पार निकल जाते हैं, पारगम्य झिल्ली कहलाती हैं, ठीक। यानी क्या बोला मैंने, कि ऐसी झिल्लियां जिनमें से विलयन के सभी कण, अब विलयन में सभी कण का मतलब क्या हो गया, विलायक के मॉलिक्यूल और विलेय के मॉलिक्यूल, दोनों के कण जो है वो आसानी से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, पारगम्य झिल्ली कहलाएगी, ठीक। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो क्या, विलयन के सभी कण, विलयन के सभी कण, विलयन के सभी कण पार निकल जाते हैं, ठीक। या बोल सकते हो सभी कण निकल जाते हैं, बस इतना सा ध्यान रख लीजिए, ठीक। थ्योरी में लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, सुन लीजिए ध्यान से क्या, कि ऐसी झिल्लियां जिनमें से विलयन के सभी कण निकल जाते हैं, विलयन के सभी कण निकल जाते हैं, पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं, ठीक। अब हम बात करें किसकी, अपारगम्य झिल्ली में से, तो आप लोग बोलोगे कि ऐसी झिल्लियां जिनमें से विलयन के कोई भी कण, विलयन के कोई भी कण या किसी भी प्रकार के कण नहीं निकल पाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि विलयन के किसी भी प्रकार के कण, किसी भी प्रकार के कण नहीं निकल पाते हैं, नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाएगी, अपारगम्य झिल्ली कहलाती, क्या कहलाएगी, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। आसान सा टॉपिक है, जल्दी समझ में आ जाएगा वैसे, ठीक। अब हम लोग बात करें थोड़ी सी किसके बारे में, अर्धपारगम्य झिल्ली। इसको समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, क्योंकि इसी से जो है आपका परासरण बनेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा समझो ध्यान से क्या, कि आप लोगों को बोलना है कि ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर, ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर सिर्फ विलायक के कण निकल पाते हैं, ध्यान से सुनना, ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर सिर्फ विलायक के कण निकल पाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है, मतलब क्या बोलोगे, जिसमें से सिर्फ विलायक के कण, सिर्फ विलायक के कण निकल पाते हैं, विलायक के कण निकल पाते हैं, विलायक के कण निकल पाते
हैं, ठीक, वो हमारे क्या कहलाती हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती हैं। ठीक, विलेय के कण निकलने नहीं चाहिए, अच्छी तरीके से समझिए चीजों को। ठीक, तो ये हमारी जो है वो झिल्ली क्या कहलाएगी, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाएगी। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यानी जो झिल्ली जो है वो हमारी क्या होगी, अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली को लिखना कैसे है, तो आप लोगों को ध्यान रखो कि ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर सिर्फ विलायक के कण निकल पाते हैं, अर्धपारगम झिल्लियां कहलाती हैं। ठीक, और एक नाम याद रख लीजिए जो एग्जाम्पल के रूप में, कि कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक, ध्यान रखना, क्या, कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक, जो कॉपर फेरोसाइनाइड है वो हमेशा ध्यान रखना कौन सी झिल्ली बनाती है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली बनाती है। यानी कॉपर फेरोसाइनाइड की अगर हम बात करें तो ये क्या बना के देती है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली बना करके आपको दे देगी। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, परासरण के बारे में। ठीक है, चलो अच्छा, अब जल्दी से देख लीजिए कि परासरण किसे कहते हैं। तो आप लोग क्या जवाब दोगे परासरण के बारे में, कि परासरण किसे कहते हैं। ध्यान रखना है क्या, कि विलायक के कणों का, विलायक के कणों का, विलायक के कणों का, ठीक है। अब यहाँ पे समझना ध्यान से बेटा, ठीक है, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्राकृतिक प्रवाह, प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता, परासरण कहलाता है। चलो ठीक, ये हो गई परासरण की परिभाषा। अच्छा, अंतर क्या हो गया थोड़ा विसरण में परासरण में, आपने वहां पे पढ़ा था क्या कि विलेय के कण जो है वो उच्च सांद्रता से कहाँ की तरफ जाते हैं, निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया, कह रहा है कि विलायक के कणों का निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्राकृतिक प्रवाह, प्राकृतिक प्रवाह किसको कहते हैं, तो ये ध्यान रखना कि विलयन की सांद्रता एक समान होने तक, विलयन की सांद्रता एक समान होने तक होने वाला विलायक के कणों का जो प्रवाह है वही प्राकृतिक प्रवाह कहलाता है। मतलब सांद्रता जब तक एक समान नहीं हो जाती है तब तब विलायक के कण जो है लगातार गति करते रहेंगे। ठीक, अब कहां से कहां की तरफ कर रहे हैं, तो एक बार फिर से समझ लो कि निम्न सांद्रता वाले विलयन से, यानी निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर लगातार गति करते रहते हैं। ठीक, अब चलो इसको हम लोग फिगर की सहायता से बड़ी आसान तरीके से समझ लेते हैं, जरा ध्यान से। ठीक, हम लोग छोटा सा क्या बनाते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। ठीक, आप लोगों ने कुछ इस तरीके से क्या कर लिया, एक बड़ा सा बीकर लिया। ठीक, इस एक बड़े से बीकर के अंदर आपने ये यहाँ पे ये एक प्रकार की लगा दी है झिल्ली। ठीक, गौर से समझना बेटा ध्यान से, क्योंकि ये समझ में आ गया तो बड़ी जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। ठीक, अब यहाँ पर आपने क्या बनाया, एक विलयन बनाया। क्या बनाया, विलयन। ठीक, पहले तो इसका नाम समझ लो, तो ये क्या हो गई आपकी, तो अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या हो जाएगी, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, तो इस चीज को समझ लो ध्यान से, तो ये आपकी हो जाएगी क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, चलो अच्छा, हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए अच्छा, ठीक, तो ये जो झिल्ली आपको दिखाई दे रही है वो क्या हो जाएगी, आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, अच्छा, इस अर्धपारगम्य झिल्ली के हम लोग इधर साइड में एक विलयन ले लेते हैं, समझना ध्यान से। ठीक, हमने यहाँ पर एक प्रकार का क्या ले लिया है,
विलयन। ठीक, अभी इसमें विलयन में आपको मॉलिक्यूल दिखाएंगे कैसे कैसे मिले हुए। ठीक, एक विलयन हमने इधर की साइड में ले लिया, बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एक विलयन हमने क्या ले लिया, इधर ले लिया। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने ये जो आपको लाल कलर की दिखाई दे रही है ना, ये इसको मान लो आप चीनी, क्या मान लो, चीनी मान लो। ठीक, और ये जो आपको हमने बना दिए हैं नीले कलर के, ये आपके क्या हो जाएंगे, तो ये ध्यान रख लीजिए, ये जो है वो है आपका पानी, क्या है, पानी। ठीक, अब अगर ध्यान से देखो तो जो चीनी के मॉलिक्यूल यानी जो लाल कलर के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं ये है विलेय, और जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं नीले कलर के यानी ये है आपका विलायक, यानी विलयन बनकर तैयार हो गया। इधर साइड में ले लेते हैं। ठीक, इसी इधर साइड में भी हम लोगों ने वही किया ना कि ऐसे ऐसे पानी के मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक, अब पानी के मॉलिक्यूल ले लिए यानी ये आपका हो गया क्या, विलायक। ठीक, अब इस विलायक में आपको एक चीज ध्यान रखनी, जो आपको काले रंग के दिखाई दे रहे हैं ना, ये मान लो आपके हो गए किसके मॉलिक्यूल, चीनी के मॉलिक्यूल। किस चीज के हो गए, चीनी के मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, अब एक चीज जरा मुझे ये बता दीजिए आप लोग ध्यान से, क्या कि इन दोनों विलयन में से एक ये विलयन और एक ये विलयन, ठीक है, में सांद्रता उच्च किसकी है, किसकी सांद्रता उच्च है। देखो, इसको समझने से पहले आपको ये समझना आना चाहिए कि उच्च सांद्रता का मतलब क्या हो गया, कि कौन सा ऐसा विलयन है जो ज्यादा गाढ़ा हो, कौन सा ऐसा विलयन है जो ज्यादा गाढ़ा हो। तो जहां पर विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी वही तो विलयन गाढ़ा होगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, पानी लगभग लगभग क्या है, दोनों का बराबर है। ठीक, चलो थोड़े से और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक, लगभग लगभग दोनों विलयन में पानी की अगर मात्रा की बात करें तो लगभग लगभग दोनों विलयन में क्या है, बराबर है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो चीनी के मॉलिक्यूल आपको सिर्फ कितने दिखाई दे रहे हैं, 4, यानी यहाँ पर अगर हम विलेय की बात करें तो बिल्कुल नाम मात्र मिला हुआ है, यानी कि नाम मात्र ही मिला हुआ है कि विलेय मिलाया गया है। जबकि यहाँ पर ध्यान से देखो तो काफी मात्रा में विलेय भी मिला हुआ और विलायक भी है। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि अब अगर हम बात करें क्या इस विलयन की, तो इस विलयन की अगर सांद्रता की बात करें तो आप लोग क्या बोलोगे, तो इस विलयन की सांद्रता जो है वो क्या हो गई, उच्च हो गई। और इस विलयन की जो अगर सांद्रता की बात करें तो इस विलयन की जो सांद्रता है वो क्या हो गई, निम्न हो गई। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग दोबारा फिर से इस परिभाषा को पढ़ लेते हैं। ठीक, परिभाषा में क्या बताया गया, कह रहा कि विलायक के कणों का निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्राकृतिक प्रवाह जो है वो क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक, अब ये प्राकृतिक प्रवाह का क्या मतलब हो गया, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे देखो तो ये हो गई निम्न सांद्रता। ठीक, अब इसी निम्न सांद्रता वाले विलयन से ही कहाँ की तरफ आपको गति करेंगे विलायक के कण, तो उच्च सांद्रता की ओर। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये तो हो गए विलायक के कण जो नीले नीले दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब ये इस झिल्ली को क्या करेंगे, पार करेंगे। बात को समझना ध्यान से, ये इस झिल्ली को इस तरीके से क्या करेंगे, पार करेंगे और कहाँ की तरफ जाएंगे, उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ। ठीक, अब कब तक चलते रहेंगे, तो जब तक इन दोनों के दोनों विलयन की सांद्रताएं जो है वो लगभग बराबर नहीं हो जाती हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ध्यान रखना है क्या, परासरण किसको बोलोगे, तो बोलना कि विलायक के कणों का निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्राकृतिक प्रवाह जो है वो क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक, फिगर से कुछ इस तरीके समझ सकते हो आप कि एक विलयन इधर लिया, एक विलयन इधर लिया, बीच में लगा दी हमने क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, इधर वाले विलयन की सांद्रता जो है वो निम्न है और इधर वाले विलयन की सांद्रता जो है वो क्या है, उच्च है। ठीक, और हमें क्या बताया गया है कि निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण। अर्धपारगम्य जो झिल्ली है वो किसके मॉलिक्यूल को निकलने देगी, तो सिर्फ और सिर्फ निकलने देगी तो विलायक के कणों को। इन विलेय के कणों को बिल्कुल भी निकलने नहीं देने वाले। ठीक, तो जब तक दोनों विलयन की सांद्रताएं जो है एक समान नहीं हो जाती तब तक ये जो है विलायक के कणों का प्रवाह लगातार चलता रहेगा। ठीक, जब दोनों की सांद्रता समान हो जाएगी तो फिर ये प्रवाह जो है वो रुक जाएगा। ठीक, एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। ठीक, हम लोगों को कोई पूछ दे कि परासरण कितने प्रकार के होते तो बोल सकते हो 2 प्रकार के, एक अंतःपरासरण और एक बाह्यपरासरण। ठीक, ये पेपर में पूछा नहीं जाता लेकिन थोड़ी देर समझ लो ध्यान से कि अंतःपरासरण किसे कहते हैं या बाह्यपरासरण किसे कहते हैं। ठीक, मान लो एक छोटा सा बीकर लिया आपने, ठीक, और इस छोटे से बीकर में आपने मिला दिया पानी। ठीक, अब जैसे ही आपने यहाँ पर पानी मिला, एक और ले लो जल्दी से छोटा सा बीकर। ठीक, एक ये छोटा सा बीकर ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो है ये आपका एक शुद्ध विलायक है। किस चीज का है, तो ये आपका जो वो है वो शुद्ध विलायक है। बात को समझना थोड़ा सा बेटा ध्यान से। ठीक, ये हो गया शुद्ध विलायक और यहाँ पे जो है वो आपने लिया है बेटा विलयन। क्या लिया है, विलयन। ठीक, और वो भी किसका है, तो सोडियम क्लोराइड तथा पानी, यानी नमक और पानी का क्या लिया आपने, विलयन लिया। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, इस
इस विलयन में आपने एक काम किया, एक छोटा सा किशमिश लेकर के आए, ठीक, और वो भी सुकड़ी सुकड़ी जैसी आपने क्या रख दी, किशमिश रख दी, ठीक। अब थोड़ा दिमाग लगाना, महसूस करना चीजों को, बेहद आसान सा टॉपिक है, ठीक, ध्यान देना। क्या अब जैसे आपने देखा, जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं ना कि सुबह जो लोग रनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो लोग खूब सुबह शाम को किशमिश फुला देते हैं, चने वगैरह फुला देते हैं और सुबह उठकर को खाते हैं। तो जब आप लोगों ने सुबह देखा होगा तो किशमिश जो एकदम खूब ऐसे नहीं फूली हुई नजर आती है, शाम को बिल्कुल ऐसे सुकड़ी हुई होती है ना, सुबह एकदम से फूली हुई नजर आती है, ठीक। कारण क्या होता है? कारण सिर्फ इतना ही है ना कि उसमें विसरण सॉरी जो है परासरण का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? परासरण का गुण काम कर रहा है, ठीक। कैसे काम कर रहा है ये ध्यान दीजिए, ठीक। देखो, अब अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर जो है वो सांद्रता बहुत ज्यादा है। अंदर भी तो विलयन बना हुआ, किशमिश के अंदर क्या बना हुआ? विलयन, थोड़ा थोड़ा पानी और उसके अंदर मिठास, ठीक। तो इन दोनों का क्या बना हुआ है? विलयन। लेकिन वहां पर अगर ध्यान से देखो तो सांद्रता जो है वो, बाहर तो केवल पानी है, वहां तो वैसे भी सांद्रता बिल्कुल कम होने वाली है, यानी बाहर का जो आपको पानी दिखाई दे रहा है उसकी सांद्रता क्या है? निम्न है, और जबकि वो जो अंदर किशमिश है उसकी सांद्रता क्या है? उच्च है। इसीलिए जो है पानी जो है वो धीरे 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 कहाँ की तरफ गति करता है? उस किशमिश के अंदर घुसता है। समझो बात को ध्यान से, पानी जो है वो धीरे धीरे किशमिश के अंदर घुसता है, और जब अंत में सुबह देखा जाता है तो वही किशमिश जो है एकदम से फूल जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो अंतः परासरण हो रहा था, मतलब बाहर से जो है कहाँ की तरफ जा रहे थे? अंदर की तरफ जा रहे थे, यानी विलायक के जो मॉलिक्यूल है वो बाहर से कहाँ की तरफ जा रहे थे? अंदर की तरफ। और जो आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से, जो अंगूर होता है उसमें एक झिल्ली लगी होती है, क्या लगी होती है? झिल्ली, ठीक। और वही झिल्ली जो है वो काम करती है किसका? अर्धपारगम्य झिल्ली का, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ पानी यानी विलायक के मॉलिक्यूल ही उसके सूखे से किशमिश के अंदर जा पाते हैं, ठीक। इस वजह से किशमिश जो है वो फूल जाता है। समझ में आ गया? दूसरा देखो, अब हम इसमें से आपसे कहते हैं ना एकदम से मस्त फूला हुआ अंगूर लेकर के आ जाओ। क्या लेकर के आ जाओ? फूला हुआ अंगूर लेकर के आ जाओ, ठीक। अब अंदर में अब अंदर जो है वो पानी की मात्रा क्या है? ज्यादा। एकदम देखो ना, ताजा जो अंगूर होता है उसमें देखो ना पानी 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 भरा हुआ होता है, ठीक। अब वो एक प्रकार का होता तो विलयन है, लेकिन बाहर की अपेक्षा, हमने देखा बोला ना विलयन लिया मैंने, NaCl नमक का घुला हुआ विलयन लिया, ठीक। अब जो ये नमक का घुला हुआ विलयन है ये इतना ज्यादा गाढ़ा है, इतना ज्यादा गाढ़ा है कि इसमें जो है विलायक के मॉलिक्यूल की मात्रा कम है, ठीक। अंदर अगर हम बात करें अंगूर के अंदर की तो वहां पर विलायक की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो अब क्या होगा कि अंदर से जो है विलायक में बोले तो पानी, यानी जो पानी के मॉलिक्यूल है किसके अंदर? अंगूर के अंदर। अब वो जो पानी के मॉलिक्यूल है वो धीरे 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 बाहर निकलेंगे और कहाँ की तरफ आएंगे? इस NaCl नमक वाले विलयन में घुलेंगे आकर के। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बाहर जो है वो सांद्रता क्या है? निम्न है, ठीक है, सॉरी उच्च है। यानी जो बाहर का आपको जो नमक का विलयन दिखाई दे रहा है चारों तरफ, उसकी सांद्रता क्या है? उच्च है। और जो अंदर यानी अंगूर है, अंगूर के अंदर अगर हम बात करें सांद्रता की तो वो क्या है? निम्न है। और परासरण भी क्या कहता है कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। आई होप आप लोगों को परासरण का जो टॉपिक है वो खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स जरूर बना लेना। चलिए अच्छा दोस्तों, अब हम लोग क्या बात करते हैं? परासरण दाब के बारे में, ठीक है। चलो देखो जल्दी से ध्यान से, परासरण दाब, ठीक है। चलो इस पे ध्यान दीजिए, परासरण दाब, दाब का मतलब क्या हो गया? प्रेशर, बस यही ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, ध्यान दीजिएगा, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर डाला गया दाब, विलयन पर डाला गया दाब, ठीक है, परासरण दाब कहलाता है, ठीक। और इसे हम लोग जो है वो किससे दिखाते हैं? सुपाई से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुन लो ध्यान से, क्या कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर डाला गया दाब परासरण दाब कहलाता है। देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया गया कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या लगाई थी? एक अर्धपारगम झिल्ली, ठीक। एक विलयन कुछ यहाँ पे बनाया था, एक विलयन कुछ यहाँ पे बनाया था, ठीक। इस तरीके से थोड़ा जल्दी समझ लो। अच्छा, इसमें क्या हुआ था ना कि इधर पे तुमने क्या किया था कि विलायक के मॉलिक्यूल वो है वो निम्न सांद्रता से कहाँ की तरफ? उच्च सांद्रता की तरफ
जा रहे थे। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर आपसे कहते कि आप यहाँ पर क्या करो, एक पिस्टन लगा दो, क्या लगा दो, एक पिस्टन लगा दो। ठीक, और इस पिस्टन पर क्या डालो, थोड़ा सा प्रेशर डालो, क्या डालो, थोड़ा सा प्रेशर डालो। ठीक, अब जैसे ये प्रेशर आएगा इसके ऊपर, तो जो ये विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से उधर की तरफ जा रहे थे, उनका जाना जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक, और यही बंद होना यानी यही परासरण की प्रक्रिया का रुक जाना ही हमारा क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, एक बार फिर से सुन लो ध्यान से, क्या कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर डाला गया दाब, विलयन पर डाला गया दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक, इसे हम लोग जो है वो किससे, पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से परासरण दाब के नियम। ठीक है, परासरण दाब के नियम। ठीक है, पहला नियम आप लोग ध्यान दीजिए, बॉयल वांट हाफ नियम। ठीक, बॉयल वांट हाफ नियम। ठीक है, अब ये नियम जो है वो किसने दिया था, तो बॉयल ने। ठीक, चलो देखो कैसे, तो क्या बोलोगे कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर तनु विलयन, स्थिर ताप पर तनु विलयन का परासरण दाब, स्थिर ताप पर तनु विलयन का परासरण दाब विलय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक, ये कह रहा स्थिर ताप पर तनु विलयन का जो परासरण दाब है वो विलय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी जो परासरण दाब है वो विलय की मोलर सांद्रता यानी कि C के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक, अब इसी में दूसरा नियम देख लीजिए, तो वो हो जाएगा आपका क्या, चार्ल्स वांट हाफ नियम, चार्ल्स वांट हाफ नियम। अब इसमें ध्यान दीजिए, तो इसमें आप लोग बोलोगे क्या कि स्थिर सांद्रता पर, ठीक, स्थिर सांद्रता पर तनु विलयन का परासरण दाब, ध्यान सुन लीजिएगा। ठीक, स्थिर सांद्रता पर तनु विलयन का परासरण दाब। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या कि विलय की ताप के समानुपाती, क्या बोलोगे, यानी परासरण दाब जो है वो किसके, ताप के समानुपाती, याद रख लेना, किसके, ताप के समानुपाती होता है। ताप के समानुपाती मतलब जो पाई है वो समानुपाती हो जाएगा, T के हो जाएगा। ठीक, अब अगर चाहो तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि सामान्य समीकरण। ठीक, सामान्य समीकरण। अब सामान्य समीकरण कैसे बनेगा वो समझ लो, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या जो पाई है वो समानुपाती है किसके, C तथा T के। ठीक, पाई जो है वो समानुपाती किसके, C तथा T के। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देख लो, फॉर्मूला बना लेते क्योंकि इसी से न्यूमेरिकल आपके बनेंगे परासरण दाब के। ठीक है, चलो देखो ध्यान से क्या करोगे, तो पाई, अब अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका एक स्थिरांक जिसको R से लिखना है। ठीक है, RCT ये हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें थोड़ा सा C के बारे में, किसके बारे में, C के बारे में। ठीक, तो C जो होती है वो क्या होती है, सांद्रता यानी मोलरता। क्या होती है, मोलरता। और मोलरता का फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। और जो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होती है वो क्या होती है, N, और जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, सॉरी, विलयन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, V। तो C बराबर आपको क्या निकल कर आएगा, N/V। तो चाहो तो जब यहाँ पे रख दोगे तो बन जाएगा आपका N/V RT। ठीक, और फॉर्मूला एक बार लिख लो, तो पाई V बराबर NRT। ठीक, तो ये आपका निकल आएगा क्या, सामान्य सा समीकरण। और इसी फॉर्मूले से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको ये अच्छी तरीके से याद करके रख लेना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें आपसे n यानी मोलों की संख्या, तो अगर आपसे मोलों की संख्या का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक, यानी ये जो n हो गया,
समझ लो n क्या है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो अब अगर फॉर्मूला थोड़ा सा और बनाना चाहो तो बन जाएगा पाई वी, यानी ये वी इधर आ गया था, ठीक है। तो पाई वी बराबर, अब n की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, WA बटे में MA, इंटू में क्या हो जाएगा R, और इंटू में क्या हो जाएगा T, ठीक। तो ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ से आपसे क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मान लो परासरण दाब पूछ ले, ठीक। ये जो आपको मोलर द्रव्यमान दिया गया है विलेय का, ये पूछ ले, तो सब कुछ आपको यहीं से कहीं ना कहीं तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। वायुमंडल, ठीक, प्रति मोल केल्विन, ये हो जाएगा इसका मात्रक। और ये R का जो मान है ये फिक्स है, ये आपको रट्टा मार लेना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक। अब ये जो रही बात हमारे परासरण दाब के न्यूमेरिकल की, तो जब न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो इसके खूब सारे न्यूमेरिकल हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है।